गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? बढ़िया। इतनी इज्जत की आदत नहीं है कि तुम खड़े हो जाओ, और थोड़े दिन आदत दे भी दोगे उसके बाद फिर क्या करोगे? इससे अच्छा है कि ना दो तो बेटर है। तो गुड मॉर्निंग। एंड कुछ बच्चे ऐसे लग रहे हैं जिनका आज फर्स्ट डे है। कौन कौन है जिनका आज फर्स्ट डे है? अरे बहुत सारे बच्चे जिनका आज फर्स्ट डे। ऑनलाइन कितने बच्चे जिनका आज फर्स्ट डे? जल्दी फटाफट मुझे बता दो कि कितने बच्चे जिनका आज फर्स्ट डे है। आज फर्स्ट डे है ऑनलाइन? रेज योर हैंड। ऑनलाइन आप हैं कुछ बच्चे जिनका आज फर्स्ट डे है? सुयश, उर्वशी, निखिल, बहुत बढ़िया। वेलकम टू सी इंटर। आपका सी इंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और फाउंडेशन के एग्जाम्स निपट गई, सब हो गया। अब सर हम पढ़ने भी कल बैठ गए, 2-3 घंटे क्लास में भी हमने निकाल लिए। कुछ प्लानिंग करी कि बस जिंदगी जैसे ले जा रही है वैसे चलने दे? क्या प्लानिंग करी? अभी कुछ करी है कि अब क्या करेंगे अगले 1 महीना अदर देन पढ़ाई? वो तो ऑफकोर्स बात है, पढ़ाई की प्लानिंग तो हम करते नहीं सर। उसके अलावा क्या पढ़ाई करी आप लोग? क्या क्या प्लानिंग करी आप लोगों ने? सोने की प्लानिंग करी? सोने के लिए कोई प्लान बनाना पड़ता है क्या कि अच्छा आज मैं 4 घंटे अभी सोऊंगी, फिर 4 घंटे रात को 6 घंटे सोऊंगी, फिर अगले दिन सुबह 4 घंटे सोऊंगी? बहुत बढ़िया, ग्रेट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हम लोग गोवा की प्लानिंग करी। वाओ, बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया, क्या बात है। वृंदावन जाने का प्लान है। इससे तो वहां चले जा, प्रयागराज, कुंभ भी अटेंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी हो थोड़ी बहुत क्लासेस चलाते रहना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता रहेगा। अब हम फाइनली आते हैं हमारे मुद्दे पे। और मैंने कल आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि मैं आपको 2 सब्जेक्ट सीए इंटर के अंदर पढ़ाने वाला हूं। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज जीएसटी, है ना। 100 नंबर का है कॉस्ट अकाउंटिंग और 50 नंबर का है जीएसटी। ये जो 100 नंबर का कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसको हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इसके बेसिक्स पे बहुत सारी चीजें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग भी है, प्रैक्टिकल है, मजा आएगा बहुत पढ़ने में, और इसको स्टार्टिंग से पढ़ा जा सकता है क्योंकि इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आते कि चेंजेस आते हो, अमेंडमेंट आते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आराम से स्टार्टिंग से पढ़ा जा सकता है। मैंने आपको ये चीज ही बोली थी कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके क्लास नोट्स, मॉड्यूल और पीवाईक्यूज ये सब साथ साथ में कराते जाऊंगा, ताकि आपका एक पूरा सब्जेक्ट एक साथ से हो जाए। क्लास नोट्स भी हो जाए, मॉड्यूल भी हो जाए, और उसका पीवाईक्यू भी हो जाए। फाइनली पीवाईक्यू मतलब पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी हो जाए। ठीक, फाइनली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज से मैं उस सब्जेक्ट की बात करना चालू कर देता हूं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसीलिए पहला वर्ड आप लिखिए कॉस्ट। जो एक वर्ड लिखना है आपको वो है कॉस्ट। कॉस्ट। आपने वर्ड सुना होगा, 11-12 सुनते आ रहे हैं। कॉस्ट वर्ड तो एक इंग्लिश का सिंपल वर्ड भी, लेकिन 11-12 में आपने थोड़ा कॉमर्स में भी इसके टर्मिनोलॉजी को समझा था। कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, टोटल कॉस्ट होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल होता है, सब सुना होगा आप लोगों ने। कॉस्ट का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक का खर्चा। और पीछे मैम व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट? लास्ट में जी मैम, किसी चीज का प्राइस, प्राइस कॉस्ट होता है। प्राइस माइनस प्रॉफिट मतलब सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज द कॉस्ट। क्या होता है कॉस्ट? सेल्स माइनस प्रॉफिट इज द कॉस्ट। ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सर आपने फॉर्मूला बता दिया, सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, कुछ नहीं बोला। ये देखो एक सिंपल सी बात हम लोग समझते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, किसी चीज को बनाने का खर्चा जो है वो कॉस्ट आता है ना। चलो एक मिनट सुनना सब लोग ध्यान से। मैं आपके सामने एक बहुत छोटी सी एक एक्सरसाइज हमेशा मैं करवाता हूं फर्स्ट डे क्लास में, और वो क्या है सुनना। शॉपिंग करते हैं हम लोग चल के, हर एक सिंपल एक्सरसाइज है। चलिए हम चलते हैं और थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं चल के। एक कंपनी है, उस कंपनी का बैग मैं आपको दिखाता हूं। चलो ये सड़ा सा बैग ले लेते हैं, जो सड़ा सा है, पर मेंस है, वुमेन्स ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, और इसका ये वाला बैग ले लेते हैं। इसका फोटो दिखाता हूं आपको, ये देखिए। ये बैग दिखा होगा, राजवाड़ा पे भी मिलता है ना? क्यों नहीं मिलता है? मैं निकाल दूंगा, राजवाड़ा पे निकाल दूंगा, ठीक ना।
अबे क्या बोला, छपरी पुलिया के नीचे बेचते हैं बैग, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, सुनना ध्यान से। ये बैग दिख रहा है आपको, ठीक, नाम सुना है आपने बैग, लुई विटॉन कंपनी का नाम है, लुई विटॉन। लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पर उसका जो एग्जैक्ट फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है वो है लुई विटॉन, है ना, लुई विटॉन। यू लोग बोलते हैं लुइस विटॉन, है ना, तो इट्स लुई विटॉन, है ना। ये बैग है, कितने का है सर? 2000 एक सेकेंड, 2000 2.5 लाख रुपए का बैग है। कितने का बैग है? 2.5 लाख का बैग है सर। मैं तो एक लड़की को देखा कल एक्टिवा पे लेके घूम रही थी, ठीक है, ओके। 2.5 लाख रुपए का बैग है एलवी का। अच्छे से देख लो, पूरा घुमा घुमा के देख लो अच्छे से। इधर से और फोटोज दिखाया था इसके, इधर से मतलब इसका 3D मॉडल लिखा के पिंच भी कर देता हूं मैं। इधर से पूरा देख लो, दिखाता है क्या पिंच करके? नहीं, ये देख लो, ऐसा बैग है पूरा, देखो एक एक चीज देख लो ढंग से इसकी, अच्छे से देखना है ना पूरा। ये देखो अंदर भी एक छोटा सा बैग और आएगा, उसको पाउच बोलते हैं, पाउच भी है साथ में। लड़की नहीं आएगी 2.5 लाख में, ठीक है, ओके। देखो ये बैग है, देख लिया अच्छे से, बहुत बढ़िया। इसमें देखो ताला भी आएगा छोटा सा, इस पे एलवी ताला लगाना है, डिजाइन का ताला है वो, लगा के क्या करेंगे, एक झटके में टूट जाएगा। और चेन नहीं होती लेकिन इसमें, तो ताला क्यों लगवा रहे चेन नहीं होती है, अच्छा मतलब सर चेन भी नहीं दी है। 2.5 लाख रुपए में कुछ भी सेफ नहीं रहेगा अंदर, बस ये ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, देख लिया। चलो अब मुझे अच्छे से सोच के बताओ इसकी क्या कॉस्ट आई होगी। अच्छे से देख लिया पूरा, बताओ इसकी क्या कॉस्ट आई होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी। मैं बोल दूं एलवी के लिए इसकी कॉस्ट बताओ क्या होगी। आई जस्ट नीड ए रफ असेसमेंट, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं कि तुमको खरीदना पड़ेगा इतने में। 4-5 हजार, ओके। द कॉस्ट ऑफ दिस बैग फॉर एलवी इज 4-5 हजार रुपए, 5,000 रुपीज। यस, रॉन्ग। मैं वही बोलना चाह रहा हूं, आपको कॉस्ट को सिर्फ बनाने वाली कॉस्ट से हटके सब कुछ देखना पड़ेगा कंपनी में क्या लग रहा है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ बनाने की कॉस्ट नहीं जुड़ती है। अभी मैम ने एक डेफिनेशन में क्या बोला, लाइन पता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक का सारा खर्चा कॉस्ट में होता है। तो फिर 5,000 में कंपनी ने इसको बना के बेच दिया होगा। आपको बता दूं, जो ये मॉडल होगी ना, ये वाली तो फिर भी ठीक है, ये जो मॉडल होगी या जो फ्रंट फेस होगा, ये जो मॉडल होगी या और भी जो मॉडल होगी, ये सब, या ये सुपर मॉडल्स है, ये शूट के $1,000,000 चार्ज करते हैं एक बार में, $1,000,000। क्या है, पैसा बैग से नहीं वसूल रहे, कहां से ले रहे हैं, कहां से आ रहा है मुझे बताओ। वो ये कंपनी जो मॉडल्स को करोड़ों रुपए दे रही होगी फोटोशूट के, इसका पैसा कहां से आ रहा है? आई एम आस्किंग यू, कहां से आ रहा है? बैग में से निकलेगा ना। कंपनी किससे लेगी? कस्टमर से। किस फॉर्म में लेगी? बैग की प्राइस में जोड़ के लेगी। यस और नो? तो 5,000 रुपए में आ गई होगी मॉडल, है ना। 5,000 रुपए के बैग में मॉडल का पैसा भी आ गया। अभी तो और बताता हूं, एलवी के स्टोर्स पे चलते हैं, इनके पास स्टोर्स भी हैं। अपन एक काम करते हैं, ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, एलवी का कोई भी एक स्टोर ले लेते हैं। एलवी का एक सिंगापुर स्टोर है, सिंगापुर में एलवी का स्टोर है। एक सेकेंड, ये रीजन चेंज करने का बोलेगा मुझे। यहां चलते हैं अपन, ये रहा, फोटो देखते हैं। ये सिंगापुर का एलवी का स्टोर है। और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए कि स्टोर कहां है। ये रहा, दिख रहा है, देख रहे हो स्टोर, पानी के बीच में। और ये कहां पे? मरीना बे एरिया, मतलब सिंगापुर का जो सबसे एक्सपेंसिव एरिया है, जहां पे वो शेर के मुंह में से पानी निकलता है, वो मरीना बे एरिया बोलते हैं उसका, सिंगापुर का। सिंगापुर दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव शहरों में से एक है। उस सबसे एक्सपेंसिव कंट्री में सबसे एक्सपेंसिव एरिया में इसका 10 फ्लोर का शोरूम है। ये 10 फ्लोर है, एक फ्लोर नहीं है। जितने कांच लगे उतने फ्लोर्स हैं, वो भी जहाज जैसा बना हुआ है, फ्लोटिंग शोरूम है। और इस पूरे शोरूम में, एक्चुअली मैं इस शोरूम में एक बार गया था ऐसे देखने के लिए कि चलो टाइम पास तो करके आए, तो इस पूरे शोरूम में उतना सामान रखा है जितना इस कमरे में आ जाए।
नाहटा एकेडमी से बड़ी बिल्डिंग का शोरूम है और उसमें उतना सामान रखा है जितना एक कमरे में आ जाए। पर इनकी फैसिलिटी समझो, रिसेप्शन हॉल है जहां पे वेट करवाएंगे आपको। जब तक उनका सेल्स पर्सन खाली नहीं होगा तब तक दूसरा कस्टमर अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हर कस्टमर के साथ एक सेल्स पर्सन मैंडेटरी होता है। फिर अंदर शैंपेन से लेके जितनी ड्रिंक्स, कॉफी, ये सब फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इतनी दूर 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 सामान रखा हुआ है कि आदमी को लग्जरी फील होती है। एक बैग इधर एक शो पीस के साथ रखा है, इतने सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए, 10 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग है कांच की, और उससे पूरे सिंगापुर का व्यू आता है। आप बताओ क्या रेंट होगा इस बिल्डिंग का? क्या रेंट होगा? मुंबई नहीं है, सिंगापुर है। मुंबई से 3 गुना महंगा है सिंगापुर। इंदौर से 10 गुना महंगा है सिंगापुर। जस्ट इमेजिन हाउ मच रेंट दे आर पेइंग। मान लेते हैं 2 करोड़ होगा महीने का कम से कम। अरे इंदौर में ही सड़ी सड़ी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए महीने के रेंट पे चली जाती है। 2 से 2.5 करोड़ रुपए तो इसका मिनिमम महीने का रेंट होगा। 2 करोड़ मान लेते हैं। 2.5 लाख का एक बैग बेच रहे हैं, है ना? कितने कस्टमर रोज ले जाते होंगे? जस्ट इमेजिन करो, मेरे जैसे कितने कस्टमर देखने जाते होंगे, लेने कितने जाते होंगे? दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। कितने खरीदते होंगे 2.5 लाख का बैग रोज सिंगापुर में? 5-10, 5 बैग मान लो रोज के बेचते हैं, तो महीने के कितने बैग हो गए? 150। 2 करोड़ डिवाइड बाय 150 करो। 1.25 लाख रुपए की कॉस्ट सिर्फ रेंट की आ रही है बैग की। 2.5 लाख के बैग में 1.25 लाख रुपए, आप बोल रहे हो 5,000 रुपए का बैग है। 1.25 लाख रुपए तो रेंट पड़ रहा है एक बैग का। नहीं समझ आ रहा है? मुझे बताओ ये सारा खर्चा लेंगे किससे? तो आप कैसे बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ द बैग इज 5,000? ये कौन देगा? सर हम तो सिर्फ ये देख रहे थे उसको बनाने में कितना लगा। मैं ये तो बोलना चाह रहा हूं, कॉस्ट का मतलब वो नहीं होता जो बनाने में लगी। कॉस्ट का मतलब वो हर चीज होगी जो उस प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक लगा है। इसीलिए अगली बार कभी कुछ भी चीज महंगी खरीदो तो ये सोचना है महंगी क्यों है। ये महंगी इसलिए नहीं है कि उसमें बनाने का सामान महंगा लगा है, वो महंगी इसलिए क्योंकि आप उसके साथ की सर्विसेज देखो, उस ब्रांड को क्रिएट करने में लगने वाली कॉस्ट देखो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो चीज जेन्युइनली बेवजह महंगी है। उसके महंगे होने के पीछे कोई कारण होगा, वो सर्विसेज होगी, वो रेंट होगा, वो मॉडल्स होगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ब्रांड होगा, ब्रांड को क्रिएट करने का खर्चा होगा। मतलब कंपनी इतने प्रॉफिट्स नहीं कमाती है। क्योंकि आज मान लो एलवी अगर अपनी कीमत, आपको ऐसा लग रहा हो कि एलवी का बैग 5,000 का 2.5 लाख का मिलता है, तो एलवी मतलब 2,45,000 प्रॉफिट कमा लेती है या 2 लाख का प्रॉफिट कमा लेती है एक बैग के ऊपर, तो फिर तो एलवी को कीमत 1 लाख कर देनी चाहिए। डिमांड सप्लाई के चार्ट के हिसाब से इनकी वॉल्यूम डबल हो जाएगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो क्यों नहीं करते? इनकी कॉस्टिंग बहुत हाई है। आपको लगता है 2.5 लाख के बैग में लगा क्या? लगा, बिल्कुल लगा। लगा क्या? लगा है उसमें रॉ मटेरियल, लगा है उसमें लेबर। वो तो सब में लगता है सर। नया बताओ क्या लगा है उसमें? एडवर्टीजमेंट लगा है उसमें, मार्केटिंग लगी, उसमें मॉडल्स का पैसा लगा है, उसमें रेंट लगा है, उसमें इतने बड़े ब्रांड का कॉस्ट लगा है। कहां से लेंगे? एक टैगलाइन बोलता हूं मैं हमेशा, कॉस्टिंग स्टार्ट करता हूं जब भी, तेल तो तिल्ली में से ही निकलेगा। ये एक मुहावरा है हिंदी में। क्या मुहावरा है? तेल तो, आपको पता है तेल क्या है? तेल है प्राइस या कॉस्ट, और तिल्ली कौन हुए? कस्टमर। अल्टीमेटली जितना भी सामान की कॉस्ट है निचोड़ निचोड़ के कंपनी किससे निकालेगी? कस्टमर से लेगी ना। और कहां से लेगी सर? और एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज एक्चुअल इंसिडेंस। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है, पर ये एक्चुअल इंसिडेंस है। एक एक्टर ने ताज होटल में, मुंबई के ताज होटल में, जो 5 स्टार होटल है मुंबई का ताज, उसमें एक बनाना ऑर्डर किया। केला मंगाया साहब रूम में, और केले का बिल आया 550 रुपए का। उसने पता ट्विटर पे डाल दिया कि वाह ताज वाह, आपने एक बनाना 500 रुपए का दिया, जो बनाना ठेले वाला नीचे 5 रुपए में भेज रहा है, फोटो खींच के नीचे खिड़की में से कि देखो वहां वो केला 5 रुपए का और यहां केला 550 रुपए का। यू आर डूइंग रॉन्ग ताज, ऐसा करके उसने ट्विटर पे डाल दिया। लोगों ने बोला हाँ ये ताज क्या कर रहा है, मनमानी को 550 का केला होता है क्या ये वो। किसने बोला था ताज होटल में बैठ के बनाना ऑर्डर करने को? पहली बात, तुम्हारे कमरे में तुमको बनाना खाना है, वो भी ताज के रूम में जाके। एक आदमी जिसकी 50,000 रुपए महीने की सैलरी है, वो प्लेट में रख के वो बनाना तुम्हारे रूम तक लेके आएगा?
बनाना के साथ में 2 क्रॉकरी देगा, साथ में सर्विस देगा, बोलेगा सर मैं हेल्प यू, छिलका भी उठा के वो ले जाएगा। ठेले में जाके बोलना 5 रुपए का केला चाहिए और उसके बाद बोलना भैया ये लो छिलका, ओए उधर डाल उधर। भैया वो प्लेट प्लेट नहीं आती, प्लेट कुछ नहीं है जी, केला है ले जाना तो ले जा, एक नहीं दूंगा, चाहिए तो पूरा डजन ले जा, एक कौन देगा, खुले नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हो आप? ताज पैसा किस चीज का ले रहा है? ताज को एक्चुअली कॉस्ट लग रही है। किस चीज की कॉस्ट लग रही है? बनाना की थोड़ी लग रही है, कॉस्ट लग रही है उस बनाना को आप तक पहुंचाने की, और वहां से वापस छिलका और ये सब उठवा के उस इंफ्रा की कॉस्ट भी तो है। आप ताज के रेस्टोरेंट के रूफटॉप पे बैठ के बनाना खा रहे हो, तो जगह का पैसा कौन देगा? आप इसे लेंगे ना। तो ऐसा हुआ नहीं आप लोगों के साथ कभी कि होटल में आप मॉम डैड के साथ गए अच्छे होटल में, और मम्मी ने गलती से मेन्यू कार्ड देख लिया, और मेन्यू कार्ड देख के मम्मी का सबसे पहला कमेंट है 400 रुपए की पनीर की सब्जी, घर में पूरे मोहल्ले को खिला दो 400 रुपए में मैं, ये कमेंट आता है मम्मी का। 80 रुपए की रोटी कहां होती है? 80 रुपए तो 2 किलो आटा आता है, 2 किलो आटा में तो 4 बार की रोटी बन जाती है 6 लोगों की, एक रोटी 80 रुपए की होटल के अंदर। फिर मम्मी को शांत करना पड़ता है, अरे मम्मी शांत हो जाओ, समझाओ उनको। क्या समझाना है? पैसा आप खाने का नहीं दे रहे हो, पैसा आप किसका दे रहे हो? जगह का दे रहे हो, पैसा आप सर्विस का दे रहे हो। तो हम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, जब भी हम किसी चीज की कॉस्ट की बात करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है लगता क्या है, 80 रुपए की मैगी कौन देता है? 12 रुपए का पैकेट आता है, वही 12 रुपए की पैकेट को मैगी में डाल, आप प्लेट में डाल के हमको 80 रुपए की बेच देते हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, और चार्ज कर रहे हो। अरे भाई वो मैगी का पैसा नहीं ले रहा है, उसका रेंट तो देख कितना है, जहां बैठ के खा रहा है उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देख कितना है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग कॉस्ट को सिर्फ और सिर्फ इससे इमेजिन नहीं कर सकते कि एक चीज को बनाने में क्या लग रहा है वही प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। ये सिनारियो पता है आज से 25 साल पहले सही था, जब क्या होता था, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता था और बिक जाता था, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई पैकिंग नहीं, ना कुछ, बस आया बनाया बेचा, आया बनाया बेचा, ना कंपटीशन है ना कुछ है। अभी आप देखोगे तो शार्क टैंक में इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं बड़े बड़े, आपने देखी होगी बहुत सारी वो जो आती है उनकी पिच, उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग कॉस्ट का ब्रेकअप देते हैं, वो एक पाई चार्ट खुलता है और कॉस्ट का ब्रेकअप आता है। कभी आपने शार्क टैंक देखा हो तो उसमें बताओ कॉस्ट कैसे बताते हैं, मेरा कॉस्ट है 30% और मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 5%। तो उसने 30% कॉस्ट है तो प्रॉफिट मार्जिन 70% हुआ ना। फिर समझ में आता है प्रोडक्शन कॉस्ट 30% है, मतलब जो मान लो कॉस्मेटिक ब्रांड है 500 रुपए का आपको ट्यूब बेच रहा है, उसकी कॉस्ट 150 रुपए ही होगी उसको बनाने की, तो 350 रुपए कहां गए? 350 लग गए उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाकी सारे खर्चों को निकालने के लिए। हमको लगता है लगा क्या? अरे भाई जितना पैसा उसे बनाने में नहीं लगा है ना, उससे ज्यादा पैसा उसे आप तक पहुंचाने में लग रहा है। दैट इज द मेजर कॉस्ट दैट कंपनीज आर इनकरिंग नाउअडेज, मोर कॉस्ट देन मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट? एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग। मार्केटिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी ज्यादा हो गई आज के सिनेरियो में, जब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे इतनी जबरदस्त मार्केटिंग होती है। एक ब्रांड क्रिएट करता है कुछ भी प्रोडक्ट और भयंकर ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड, ऐड पे रोज दिखता है ऐड। आदमी एक दिन सोचता है खरीद ही लेता हूं यार, ऐड दिखना बंद हो जाएंगे और दिखना चालू हो जाते नए। यही होता है, वो बात का जिक्र कर रहे हैं और मोबाइल सुन लेता है। कई बार हुआ है आपने? कुछ मत करना, 2-4 बार जाके बोल देना लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक, फोन के पास में जाके इंस्टाग्राम के आपको 10 लिपस्टिक के ऐड नहीं आ जाए तो मेरी गारंटी आ ही जाएंगे। दे आर हेयरिंग यू। एंड सोचो, इसको सोचने में कितना, मतलब एक होता है आपको रिक्वायरमेंट है उनको बेचना है, ये होती नॉर्मल मार्केटिंग। एक है कि आप सोच रहे हो और वो आपके लिए उसको रिक्वायरमेंट बना देंगे। रिक्वायरमेंट कैसे बना देंगे? पुश कर करके। आपको सोचता लिपस्टिक लूं क्या एक और, इतने में तो अरे हाँ रेड है, पिंक है, ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है, आप बोलो कौन सी चाहिए, और हाँ अरे पर्पल अच्छी लग रही है यार, ये ग्रीन अच्छी लग रही है, हरी लिपस्टिक लगाऊंगी। ठीक है, पॉइंट ये आ रहा है कि आपको जो चीज चाहिए नहीं, कंपनीज वो चीज बेच देती है। क्यों? थ्रू मार्केटिंग। बट लिसन, हाउ मच दे आर इनकरिंग ऑन दैट मार्केटिंग कॉस्ट? 30 to 40% ऑफ देयर प्राइस, मोर कॉस्ट देन मैन्युफैक्चरिंग। जितना बनाने में नहीं लग रहा है उससे ज्यादा उसको बेचने में लग रहा है। दैट इज द पॉइंट आई एम टेलिंग यू कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट है। हम लोग हमेशा सोचते हैं बनाने में क्या लगता है, मटेरियल, लेबर
और फैक्ट्री के खर्चे नहीं, बनाने में लगती रिसर्च, बनाने में लगता है एडवर्टीजमेंट, बनाने में लगता है मार्केटिंग, बनाने में लगता है पैकेजिंग, बनाने में लगता है पैकिंग, बनाने में लगता है लॉजिस्टिक्स, बेचने में लगता है लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब कौन देगा अल्टीमेटली? सारा पैसा किससे लेंगे? कस्टमर से लेंगे। देयर वाज वन मोर इंसिडेंस, एक ये सब रियल इंसिडेंट्स बता रहा हूं मैं, सारी एक्चुअल बातें जो मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके बता सकता हूं। एक बच्चे को इंडिया में एक रेयर डिसीज हुई, उस डिसीज का नाम तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उसका इंजेक्शन पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंपनी के पास था, यूएस की एक कंपनी थी, और वो कंपनी का इंजेक्शन था 16 करोड़ रुपीस का, 16 करोड़ का इंजेक्शन, 16 करोड़ का वैक्सीन। अब वो क्राउड फंडिंग हुई, एक्टर एक्ट्रेसेस ने सबको अपील करी कि आप डोनेट करो, वो 16 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए और उन्होंने इंजेक्शन भी लगा लिया। पर इसी के साथ एक डिबेट और चालू हो गई कि 16 करोड़ का इंजेक्शन में क्या है ऐसा, कोई इंजेक्शन 16 करोड़ का कैसे हो सकता है? क्या मार्स जाके या वीनस जाके रॉ मटेरियल लाया है, उसका चांद से तोड़ के लाया है क्या रॉ मटेरियल? नहीं सर, ये तो रॉ नॉर्मल केमिकल है जो लैब में बनता है। तो 16 करोड़ कैसे लग गए किसी भी एक इंजेक्शन की बोतल को बनाने में? अब लोगों ने ट्वीट किया कि गलत करते हैं कंपनीज, फार्मा कंपनी को बंद करो, इस कंपनी को बॉयकॉट करो, ये कंपनी 16 करोड़ में किसी मरते हुए आदमी को इंजेक्शन बेच रही है। ये सब है हमारे यहाँ की क्या बोलते हैं उसको, आधे अधूरे ज्ञान वाली जनता, जिनको एक्चुअली ज्ञान ही नहीं है इस चीज का। 16 करोड़ कैसे है? बहुत बेसिक सी बात बताता हूं मैं आपको। एक कंपनी कोई इंजेक्शन बनाती है ना, तो उसको यूएस से एफडीए अप्रूवल लेने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। उसका लैब टेस्टिंग होता है, पहले एनिमल ट्रायल होते हैं, एनिमल ट्रायल के बाद ह्यूमन ट्रायल होते हैं, ह्यूमन ट्रायल के बाद जाके वो चीज मार्केट में आती है। इट टेक्स रिसर्च से लेके ट्रायल्स तक 8 से 10 साल लग जाते हैं किसी वैक्सीन को डेवलप करने में। कोरोना वैक्सीन 2 साल में डेवलप किया था, आपको भी रियलाइज हो रहा है क्या हुआ उसके कारण। वैक्सीन लगने के बाद क्या हुआ लोगों के साथ, क्यों? क्योंकि इसको जल्दबाजी में मार्केट में ला दिया गया था, क्योंकि कोरोना से बचाना था। लेकिन जनरली एक अच्छे वैक्सीन को प्रॉपर डेवलप होने में कितने साल लग जाते हैं? 8 से 10 साल। अब सोचो उस वैक्सीन को 10 साल तक कंपनी ने अपने लैब में बनाया होगा, यूएस की लैब में 10 साल तक उस वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हुई होगी, $1 मिलियन खर्च किए होंगे उस कंपनी ने उस वैक्सीन को बनाने के लिए। नया इन्वेंशन था। पोटेंशियल कस्टमर कितने पूरी दुनिया में? 100। कर लो डिवाइड। अगर मैं 1000 करोड़ रुपए किसी वैक्सीन को बनाने में लगा दूं और टोटल मिला के मेरे पास पूरी दुनिया में खरीदने वाले कस्टमर 100 हैं, तो बताओ एक कस्टमर पे कॉस्ट कितनी आएगी? 100 करोड़ मान लेता हूं मैं कि 1000 करोड़ नहीं, 100 करोड़ तो लगे होंगे। 100 करोड़ डिवाइड बाय 100 कर लूंगा तो भी एक कस्टमर पे कॉस्ट 1 करोड़। 1 करोड़ तो रिसर्च में लग गए। आप बोल रहे हो एक इंजेक्शन की बोतल में क्या है? इंजेक्शन की बोतल में कुछ नहीं है। वो 1 करोड़ का क्या है? 1 करोड़ किस चीज का लगा है? रिसर्च, R&D कॉस्ट है। बताओ R&D कॉस्ट किससे लेगी कंपनी? तो अगर वो 16 करोड़ का इंजेक्शन बेच रही है और 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए उसकी 10 करोड़ रुपए रिसर्च में लग गए, 5 करोड़ रिसर्च में लग गए, तो गलत क्या कर रही है? 16 करोड़ रुपए 10 साल तक इन्वेस्टमेंट भी तो किया, उसका प्रॉफिट कौन कमाएगा? तो 16 करोड़ का इंजेक्शन बेच भी रही है तो कंपनी गलत क्या कर रही है? तो एक नॉर्मल बिजनेस सेंस है कि मुझे अपनी जो कॉस्ट लगी वो तो कहीं ना कहीं से रिकवर करनी है ना। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हम लोग जब एज ए पब्लिक देखते हैं ना तो हमको लगता है गलत हो रहा है, ऐसे कैसे लग रहा है, लेकिन आप इस चीज को समझो कि बिजनेस का बैकग्राउंड क्या है, खर्चे क्या लग रहे हैं, कॉस्टिंग क्या आ रही है। हम होटल में जाके बोलते हैं 400 रुपए की पनीर की सब्जी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? आपको पता है किसी भी फूड इंडस्ट्री की, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट की, फूड इंडस्ट्री की वेरिएबल कॉस्ट पता है कितनी होती खाने को बनाने की? ओनली 30%। 400 रुपए के पनीर में वो खुद बोलते हैं कि हमें 120 रुपए लगे बनाने में, वो भी हायर साइड में। 100 रुपए का पनीर 400 में बेचते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कॉस्ट पता है क्या है होटल और रेस्टोरेंट की? रेंटल और स्टाफ। वो इतनी ज्यादा है कि वो उस फूड कॉस्ट से कई गुना ज्यादा। तभी तो मम्मी बोलती है कि मैं 100 रुपए में सब्जी कितनी सारी बना दूं, 400 में नहीं दे रहे, क्योंकि घर पे रेंट नहीं लग रहा ना, घर पे स्टाफ कॉस्ट नहीं लग रही है, मम्मी खुद बना रही है सब्जी। लेकिन होटल में यही स्टाफ कॉस्ट और रेंटल इतना ज्यादा होता है कि 100 रुपए की चीज कॉस्ट लगते लगते और प्रॉफिट मार्जिन जुड़ते जुड़ते कितने की हो जाती है? 400 की। और हमको लगता है 100 की चीज 400 में बेच रहे हैं। भाई उनको पड़ी 350 की है, आपको सिर्फ क्या दिखती है? सब्जी। आप ये भूल जाते हो कि सब्जी को बनाने के पीछे का मेहनत, इस पूरे एरिया की प्रॉपर्टी का किराया, बिजली का बिल, एसी का बिल, क्लीनिंग का पैसा कौन देगा? आपकी सब्जी देगी। कौन देगा? आपकी सब्जी देगी। तो मैं पूरी कॉस्टिंग में एक चीज आपको बार बार समझाना चाहूंगा, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री में लगी हुई लागत से
नहीं है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री में लगी हुई लागत नहीं है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब एक प्रोडक्ट में लगी हुई सारी कॉस्ट दैट नॉट ओनली इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, क्वालिटी, पैकिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, आफ्टर सेल्स वारंटी, सर्विस सेंटर, एवरीथिंग। ये सब आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ के देखना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, उस पर आप प्रॉफिट जोड़ के मार्केट में प्राइस निकाल पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दैट्स वाई हम देखते हैं कि कंपनी के ग्रॉस मार्जिन बहुत हाई होते हैं लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं। बायजूस जैसी कंपनी जो एजुकेशन इंडस्ट्री में, वो लॉस में कैसे हो सकती है? उनके लिए तो रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है, उनको तो टीचर्स को खड़ा करना है और रिकॉर्ड करवाना है और बेचना है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत यूज थी। बायजूस क्यों लॉस में गया उसका कारण पता चला आपको? दे आर इनकरिंग 34% ऑफ देयर रेवेन्यू ओनली फॉर कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर को लाने के लिए वो लोग अपने रेवेन्यू का 34% पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब 100 में से 34 रुपए सिर्फ इस चीज के लगे हैं आपको बायजूस तक लाने के। टेबलेट कॉस्ट अलग, टीचर्स की कॉस्ट अलग, एडवर्टीजमेंट जो उनको लगा है वो सब अलग। सिर्फ जो कमीशन बांटे उन्होंने उस एजेंट्स के थ्रू, जो कि बायजूस के जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, उनको 34% कमीशन देते थे वो लोग। एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट, नेवर एबल टू अर्न प्रॉफिट। बायजूस कभी प्रॉफिट में आई नहीं पाई और आज तो बायजूस की हालत है कि कभी भी कंपनी पूरी तरह से वाइप ऑफ हो जाएगी, क्योंकि कंपनी के ओनर के एसेट्स तक भी सीज कर लिए उन्होंने। मतलब जो ओनर था उसके पर्सनल एसेट्स तक भी मॉर्गेज में चले गए। बायजूस की ये हालत है। वाई? दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर कॉस्ट। तो अब आप समझ पा रहे हो कि कॉस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, तो आपकी कंपनी कितना भी अच्छा आइडिया हो, आप में कितना भी जज्बा हो, बोलते ना ये शार्क टैंक में या अलग अलग जगह हम देखते हैं मोटिवेशन कि एंटरप्रेन्योर में जज्बा होना चाहिए करने का। भाई मैं बता दूं, सबसे पहले बात है बनिया बुद्धि होनी चाहिए। ये दुनिया के सारे स्टार्टअप फैले गुजरातियों के आगे। पूरी दुनिया मानती गुजराती से अच्छा धंधा कोई और कर ही नहीं सकता। हमारे सारे टॉप ले लो आप बिजनेसमैन उठा के, गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती। क्यों? सब फेल है, नहीं आती इंग्लिश, नहीं आती मार्केटिंग, पर एक चीज आती, पता है क्या आती है उनको? कॉस्टिंग। ब्लड में है, कैलकुलेशंस उनको सारे आते हैं कि अच्छा मैं माल इतने में खरीदूंगा, इतने लग जाएंगे, ये रेट है, इस रेट में निकालूंगा। ऐसा धंधा कोई और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग है। आपको ये कैलकुलेशन सीखने, अगर हमने वो गुजरातियों वाले कैलकुलेशंस हमारे सब्जेक्ट में सीख लिए ना, तो आप सीए तो बहुत अच्छे बनोगे ही बनोगे। आपको बता दूं, आप फाइनेंस एक्सपर्ट भी बहुत अच्छे बनोगे, आप धंधा भी बहुत अच्छा कर सकते हो। और इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट के साथ हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको इस सब्जेक्ट में बनियागिरी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? कुछ लोग बॉर्न बनिए होते हैं, मतलब मारवाड़ी और गुजराती लोग बॉर्न बनिए होते हैं कि भैया उनको सिखाने की जरूरत नहीं, उनके खून में धंधा दौड़ रहा है। उनको शुरू से बचपन से पता है क्या होता है कॉस्ट, उनको बचपन से पता है खर्चा क्या होता है, उनको बचपन से पता है पैसा कैसे बचाते हैं। लेकिन मारवाड़ी गुजरातियों के अलावा जो लोग हैं, उन लोगों को तो थोड़ा बहुत बनियागिरी सिखानी पड़ेगी ना। तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली हम बनियागिरी सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत काम आएगा, क्योंकि कोई भी फ्यूचर में बिजनेस करना है, कॉस्टिंग कंट्रोल नहीं कर पाए तो बिजनेस जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आई हैव वेरी गुड एग्जाम्पल। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 56 पे एक सीए स्टूडेंट थे और उन्होंने 56 पे एक कॉफी शॉप डाली थी, ठेका कॉफी। 56 पे कॉफी थी, ठेका कॉफी, शार्क टैंक में भी आया हुआ ब्रांड है। मेरे को उन्होंने इनॉग्रेशन में भी बुलाया था, मैं वहां गया, मैंने उनसे बात करी, अच्छा फ्रेंचाइजी ली है? बोले हाँ सर, अहमदाबाद की कंपनी से फ्रेंचाइजी ली हमने। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कितने रुपए दिए? बोले सर 25 लाख रुपए फ्रेंचाइजी के दिए। अच्छा ठीक है। छोटी सी 56 पे दुकान ली उन्होंने, नीचे फर्नीचर बनाया, 5-10 लाख रुपए उसमें लगाए, 35 लाख। मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है, 25 लाख फ्रेंचाइजी, 10 लाख फर्नीचर, ठीक है 35 लाख रुपए। अब मैंने बोला कि कितनी कॉफी है? बोले सर 160 रुपए की एक कॉफी की बोतल है, कोल्ड कॉफी की। मेरा वही दिमाग आउट। मैंने कहा 160 रुपए की कोल्ड कॉफी बेच रहा है तो 56 पे, वो भी ऐसी जगह जहां पे कोई बैठने की जगह नहीं है, सिर्फ छोटी सी दुकान है जहां पे आगे आगे जाके चेयर पे आपको बैठ के, नीचे कुर्सियां लगी रहेगी, वहां बैठ के पीना पड़ेगा। 4 लोग नहीं बैठ सकते, मतलब रेस्टोरेंट वाला फील नहीं है जहां 2 घंटे बैठ के आदमी हैंग आउट कर सके। कॉफी लेनी है, पीनी है और निकलना है। 160 रुपए से स्टार्टिंग कॉफी। मेरा दिमाग वहीं आउट। मैंने बोला क्या रेंट है दुकान का? बोले 56 पे दुकान है, 1 लाख रुपए रेंट है। मैंने कहा गया।
मैंने मन में एक ही सोच चीज ली, इस दुकान को चलाना बहुत मुश्किल है। 8 महीने हुए उन्होंने धंधा बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वही कैलकुलेशंस आ गए थे। 35 लाख रुपए तो लगा दिए पहले दिन, तू महीने की 1 लाख रुपए का किराया अलग दे रहा है और एक कॉफी 160 रुपए की बेच रहा है। इसमें तेरी कॉस्टिंग आ रही, क्योंकि तेरे को फ्रेंचाइजी और इन सबको देना पड़ता है। तेरा एक कॉफी पे 60 रुपए का मार्जिन है, मान लो एक कॉफी पे कितने का मार्जिन है, 60 रुपए का। चलो मुझे एक चीज बताओ, 35 लाख रुपए तो फ्रेंचाइजी फीस और फर्नीचर में लग गया, और फ्रेंचाइजी ली थी 3 साल के लिए, तो 36 लाख रुपए को 3 साल में डिवाइड करें तो एक साल के 12 लाख रुपए होते हैं। 12 लाख को एक महीने में डिवाइड करें तो एक महीने के 1 लाख रुपए होते हैं। मतलब एक महीने तो फ्रेंचाइजी प्लस फर्नीचर का कॉस्ट आ गया एक महीने का, 1 लाख रुपए महीने का रेंट आ गया, 2 लाख रुपए तो ये हो गए, और 1 लाख रुपए स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, इन सब का हो गया। महीने कितने कॉस्ट, महीने कितनी कॉस्ट, 3 लाख, और एक कॉफी पे कितने रुपए बचा रहा है, 60 रुपए। 3 लाख डिवाइड बाय 60 रुपए करो, 3 लाख डिवाइड बाय 60 रुपए करो, 5,000। 5,000 डिवाइड बाय 30 दिन करो, रोज की 160 कॉफी बेचनी पड़ेगी सिर्फ ये कॉस्ट निकालने के लिए। रोज की 170 कॉफी बेचनी पड़ेगी सिर्फ खर्चा निकालने के लिए, प्रॉफिट तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। रोज की 170 कॉफी बेचनी पड़ेगी, कितने रुपए वाली, 150 रुपए वाली रोज की 170 कॉफी बेचनी पड़ेगी 56 पे। बेच ही नहीं सकता आदमी, 4 जगह नहीं है बैठने की, वहां पे 4 चेयर लगी हुई है, एक टाइम पे एक आदमी, या 4 चेयर है, ऑक्यूपेंसी 50% भी माने तो 1 घंटे के अंदर वो 4 कॉफी बेच पाएगा या 10 कॉफी बेच पाएगा 1 घंटे में, तो 12 घंटे में 120 कॉफी होती है। 12 घंटे दुकान खुले तो वो भी हर घंटे में 10 कॉफी बिके, तो हर घंटे में 10 कॉफी बिके तो 12 घंटे में 120 कॉफी होती है। अरे 120 कॉफी रोज की बेच भी दूं, इंटू 60 करूंगा तो रोज के सिर्फ 7,200 रुपए कमा पाऊंगा। 7,200 रुपए इंटू 30 दिन, पूरी 30 दिन दुकान खुली तो भी 7,200 इंटू 30 करूं तो भी महीने के 2.25 लाख रुपए होते हैं, और 2.25 लाख में से 3 लाख का तो खर्चा है, मतलब 75,000 रुपए हर महीने लॉस ही रहेगा। ये कैलकुलेशन वहीं आ गया, और मैंने कहा ये नहीं चलेगा यार। बोला नहीं उनको, क्योंकि उन्होंने तो डाल दिया था, मेरे को इनॉग्रेशन में बुलाया, वहां जाके मैं थोड़ी बोल सकता हूं कि यार तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा। पर मैं मन में सोचा कि यार कैसे सरवाइव करेंगे। अभी एक और मेरे घर, मतलब 56 पे, मेरे जहां मैं रहता हूं उसके पास में एक परफ्यूम की दुकान डली है, और उसमें सुनील शेट्टी आए थे इनॉग्रेशन करने के लिए। और उस दुकान, मुझे पता है उस बिल्डिंग में दुकान का किराया कितना है, 2.5 लाख रुपए महीने का किराया दुकान का। परफ्यूम की दुकान है, 2.5 लाख रुपए महीने, और पूरी दुकान में सिर्फ परफ्यूम मिलता है। महीने का किराया 2.5 लाख रुपए का है। अब आप सजाओ, पहली बात तो सुनील शेट्टी का ब्रांड है, उसने फ्रेंचाइजी दी है और वो आया है यहाँ पे उसको इनॉग्रेट करने के लिए, और वहां पे परफ्यूम की दुकान डाल दी। 2.5 लाख रुपए महीने का रेंट है। जिस दिन मैंने वो देखा ना, मैं बस इंतजार कर रहा हूं बंद कब होगा। मैं उसका बताना चालू करता हूं क्यों। 2.5 लाख रुपए का महीने का रेंट वाली दुकान है, परफ्यूम की दुकान डाली है आपने इंदौर जैसी जगह में, और आप परफ्यूम बेचते हो 4-5 हजार रुपए वाले, क्योंकि 500 रुपए का परफ्यूम तो कोई खरीदने ऐसे वहां से कहां लेगा 500 रुपए का परफ्यूम। 4,000-5,000 के जो परफ्यूम्स आते हैं अरमानी के, या कूल वाटर आता है, या ऐसे जो परफ्यूम्स आते हैं अच्छे वाले, वर्साचे, गुची, ये वाले परफ्यूम जो है वो आप बेच रहे हो। 5,000 रुपए का एक परफ्यूम है, जिसमें आपका प्रॉफिट मान लो 25% भी है तो 1,000 रुपए। 2.5 लाख रुपए महीने का रेंट, 2.5 लाख रुपए महीने का रेंट, 1 से 1.5 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ, 5 लाख रुपए महीने का खर्चा। 1,000 रुपए एक परफ्यूम पे बचाओगे, महीने के 500 परफ्यूम बेचने पड़े कम से कम। महीने के 500 में डिवाइड बाय 30 करो, रोज के कितने, महीने के 500 डिवाइड बाय 30 करो, रोज के कितने, 16 परफ्यूम 5,000 वाले रोज के बेचने पड़ेंगे। आपको लगता है आपके पास 16 कस्टमर रोज के ऐसे आएंगे इंदौर में? 56 पे 16 कस्टमर रोज के ऐसे आ जाएंगे जो 5,000 रुपए का परफ्यूम ले पाएंगे? नॉट पॉसिबल, नहीं चलेगी। और मैं अभी भी जब भी निकलता हूं तब देखता हूं कि दुकान में कस्टमर हैं क्या, कभी नहीं मिले मेरे को। मैं वैसे बताना चाह रहा हूं कि ये ज्ञान सबको क्यों नहीं है, क्योंकि सब लोगों को कॉस्टिंग आती नहीं है। आती होती तो ये ज्ञान वो लोग लगा चुके होते कोई भी बिजनेस लाने के पहले, कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत इजी है प्रिडिक्ट करना। मैंने आपको कितना इजी कैलकुलेशन बता दिया। इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट वेदर दिस बिजनेस विल
गेट सक्सेस और नॉट। वो कुनाफा वाली लड़की क्यों चल गई? देखी होगी कुनाफा वाली रील, देखी होगी ना मेघदूत चौपाटी पे, कुनाफा वाली रील चल गई, कुनाफा वाली लड़की चल गई, लड़की के कारण लोग भी जाने लग गए और वो कुनाफा खिला रही है, ये वो रील पे आ गया, बहुत चल गया, अच्छा पैसा कमा लिया उन्होंने। कैसे कमा लिया? क्योंकि उन्होंने पहले दिन कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लगाई थी, दुकान का रेंट नहीं था, छोटी सी टपरी लगा रखी थी जिसमें लोग कुनाफा बेचते थे, खर्चा ही नहीं ना, कॉस्टिंग ही नहीं है। 100 रुपए का कुनाफा बेच रहे हैं, 30 रुपए का पड़ रहा है, 70 पूरे जेब में जा रहे हैं, क्योंकि किसी को रेंट नहीं देना, किसी को बिजली का बिल नहीं देना। ठेले वाला ज्यादा कमा लेता है बड़े रेस्टोरेंट वाले से। आपको दिखता है बड़े रेस्टोरेंट का गल्ला ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, ठेले वाले का रेवेन्यू कम है, पर आप ये नहीं देखते हो कि वो रेवेन्यू जा कहां रहा है। एक ठेले पे बेचने वाला कॉफी 50 रुपए की बेचेगा ना, तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट घर ले जा पाएगा, लेकिन वो 160 रुपए की कॉफी जो आप 1 लाख रुपए की रेंट की दुकान में बेचोगे ना, आप घर पे कुछ नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि कॉस्टिंग नहीं है आपकी। सो एक चीज ध्यान रखना, धंधा अगर चलाना है तो हमेशा किस चीज पे कम से कम कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको? प्रोडक्ट कॉस्ट। आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट जितनी कम से कम होगी, आप मान के चलना कि आपका धंधा उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा, और धंधा जितनी जल्दी आगे बढ़ेगा फिर आप बड़ा ग्रो कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक काम करते हैं, पहले तो हम एक छोटी सी चीज लिख लेते हैं कि कॉस्ट का मीनिंग क्या है। तो मैंने अभी आपको पूरा समझाया, उसको अब मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो अब लिखिए, कॉस्ट मीन्स एनी अमाउंट spent on product or services। प्रोडक्ट और सर्विसेज पे किया गया कोई भी खर्च उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। प्रोडक्ट और सर्विसेज पे किया गया खर्च उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। कोई भी प्रोडक्ट पे किया हुआ खर्च उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। बहुत बढ़िया। पर इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंक्लूड होगा, लिखिए, रॉ मटेरियल। क्या क्या चीजों को हम प्रोडक्ट कॉस्ट में जोड़ेंगे? रॉ मटेरियल, सर किसी भी वर्कर की वेजेस, सारे फैक्ट्री के खर्चे, सर सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस। यस, एक कंपनी के ऑफिस के एक्सपेंसेस ही प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। हमको लगता है सर ऑफिस खर्चे का प्रोडक्ट बनाने से क्या संबंध है, पर वो ऑफिस किया क्यों, ऑफिस का काम आया क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाना है और मार्केट में बेचना है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस भी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। उसके सेलिंग एक्सपेंसेस प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। उसके एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है। उसकी मार्केटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है। रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च। सर क्वालिटी कंट्रोल, जो आप क्वालिटी पे, इंस्पेक्शन पे खर्चा कर रहे हो, अल्टीमेटली उसका पैसा निकलेगा तो तिल्ली में से ही ना, तो तेल तो तिल्ली में से ही निकलेगा। लिखो आगे, पैकिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, R&D, क्वालिटी, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। और बताता हूं, अगला लिखो, रॉयल्टी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी? ब्रांड, फ्रेंचाइजी फीस, जो मैंने आपको बोला, किसी और का ब्रांड यूज कर रहे हो, किसी और का डिजाइन यूज कर रहे हो। ठेका कॉफी को उसने 25 लाख रुपए दिए तो किसी और का ब्रांड यूज करने के लिए दिए ना। रॉयल्टी, सुनील शेट्टी का परफ्यूम लाए तो भैया सुनील शेट्टी को पैसे लगे होंगे उसके, रॉयल्टी। नेम, डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनको यूज करने की रॉयल्टी देनी पड़ती है। वो अल्टीमेटली जुड़ेगा तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ही ना, क्योंकि पैसा आपको उस चीज को बनाने और बेचने का लग रहा है।
और बताओ, अगला लिखो सर, जॉब वर्क चार्जेस। सर ये जॉब वर्क चार्जेस क्या होता है? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब वर्क? बहुत फेमस टर्म है, बहुत फेमस टर्म है। जॉब वर्क क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है जॉब वर्क? हाँ, सैलरी इज नॉट ए जॉब वर्क, वेजेस में आता है सैलरी एंड वेजेस, तो जॉब वर्क नहीं है भैया बिल्कुल भी। एनीबडी नोज? ऑनलाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जॉब वर्क क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो अलग हो गया, जॉब वर्क क्या होता है? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब वर्क? किसी को पता है? एचआर, एचआर इज नॉट ए जॉब वर्क, एचआर तो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है भाई, बिल्कुल भी नहीं होता है जॉब वर्क। जॉब वर्क का बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग की आउटसोर्सिंग। जब हम मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर देते हैं, इसको शार्क टैंक वाले वाइट लेबलिंग भी बोलते हैं। शार्क टैंक में कभी सुना हो आपने तो, वाइट लेबलिंग। मैं आपको बताता हूं ये होता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए मेरे पास में एक बहुत अच्छा आइडिया है, चश्मे बेचूंगा मैं। तो मैंने कंपनी बनाई लेंसकार्ट, और मैंने अलग अलग चश्मे डिजाइन करना चालू किया, डिजाइनर बिठा दी, उससे बड़ी बढ़िया बढ़िया फ्रेम्स बनवाई। अब मजेदार बात है, उसको फैक्ट्री में बनवानी है फ्रेम्स को। कहां बनवानी है? अब मेरे पास तो फैक्ट्री नहीं है, मेरे पास तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि मैं 100-200-500 करोड़ की फैक्ट्री खोल सकूं। बड़ी जमीन लगेगी, प्लांट एंड मशीनरी लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा, नहीं है मेरे पास ये सब। मेरे पास सिर्फ एक आइडिया है और मेरे पास एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का ज्ञान है। मैंने एक कंपनी को बोला चाइना की कि सर आप तो पूरी दुनिया को चश्मे बना के दे रहे हो। बोले हाँ, मेरे लिए भी बना दो, ब्रांड मेरा लगाना। तो मैंने लेंसकार्ट नाम से चश्मे डिजाइन दिए उनको, उन्होंने चाइना से जैसी डिजाइन भेजी वैसा का वैसा प्रोडक्शन मुझे करके दे दिया, और उस पर लेंसकार्ट 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 का लोगो लगा के दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग मैंने करी, किसी और से करवाई। बनवाया किसने? मैंने। बेचूंगा कौन? मैं। रॉ मटेरियल किसने दिया? मैंने। डिजाइन किसने दी? मैंने। उसे सिर्फ मुझे बना के दिया। जॉब वर्क। अभी जितने भी नए ब्रांड्स आ रहे हैं ना, सब जॉब वर्क वाले हैं। खुद का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फैसिलिटी किसी के पास भी नहीं है। बोट क्या खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या ईयरफोन्स की, कि चाइना से बनवाता है? चाइना से बनवाता है। जो हम बोट के हेडफोन्स और ये सब देखते हैं, इनके पास फैक्ट्री थोड़ी है खुद की। ये सिर्फ सेल्स करते हैं, डिजाइन और सेल्स, डिजाइन और सेल्स, डिजाइन और सेल। डिजाइन करेंगे, सेल्स करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, दैट्स इट। शार्क टैंक पे जितने ब्रांड आप देख रहे हो, किसी की खुद की फैक्ट्री नहीं है। अरे मुझे बताओ, जिसकी खुद की फैक्ट्री होती, वो 25 लाख 50 लाख की फंडिंग लेने के लिए शार्क टैंक क्यों आएगा? जिसकी खुद की फैक्ट्री है, जो 500 100 200 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है, क्या वो 50 लाख रुपए मांगने शार्क टैंक जाएगा क्या? ये कौन है लोग जिनके पास फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक ब्रांड बना दिया है, इंस्टाग्राम पे उसका पेज है, उनकी एक मार्केटिंग टीम है, उन्होंने लेबल डिजाइन कर लिया है, मिंत्रा पे और अमेजोन पे लिस्ट कर लिया है। अब वो किसी और से पकड़ के बनवाएंगे प्रोडक्ट, अपना लेबल लगा के। इसको बोलते हैं व्हाइट लेबलिंग। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट लेबलिंग का मतलब बनाएगा कोई और, ब्रांडिंग और बेचेगा कोई और। तो अब उस कंपनी के लिए जो बनाने के चार्जेस है, वो तो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे ना। इसको बोलते हैं जॉब वर्क चार्जेस। क्या बोलते हैं इसको? जॉब वर्क चार्जेस। आप हमेशा देखना, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, आज आप कोई प्रोडक्ट उठाओ, कोई प्रोडक्ट उठाना, कॉस्मेटिक से लेके पानी की बोतल से लेके हर चीज, चॉकलेट से लेके हर चीज, वहां लिखा आता है मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी, मार्केटेड बाय दिस कंपनी। और दोनों कंपनी अलग अलग होती है, मतलब बनाया किसी और ने और मार्केट किसी, मतलब इन्होंने जॉब वर्क पे बनाया। कैडबरी अपनी सारी चॉकलेट जॉब वर्क पे बनवाता है, पेप्सी अपनी सारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटलिंग जॉब वर्क पे कराता है, पार्ले अपना पूरा बिस्किट जॉब वर्क पे बनवाता है, पतंजलि अपने सारे प्रोडक्ट जॉब वर्क पे बनवाते हैं। मतलब पतंजलि के पास खुद की फैक्ट्री नहीं है, पार्ले खुद पैक और बिस्किट नहीं बनाता, उसके पास पार्ले का ब्रांड है, फॉर्मूला है, टेस्ट है, रेसिपी है, पर बनवाता किसी और से। पतंजलि के पास रामदेव बाबा हैं, उनके पास में फैक्ट्री नहीं है। रामदेव बाबा मार्केटिंग करते हैं, बनाता कोई और है, और रामदेव बाबा उसको अपने फोटो के साथ पैक करके पतंजलि पतंजलि के नाम पे बेचते हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग किसी और ने करी है। तो जो बंदा है वो बोलता है मैं पतंजलि का जॉब वर्क करता हूं, मतलब मेरी फैक्ट्री में पतंजलि का माल बनता है, पर बेचता कौन है?
पतंजलि। ब्रांड का ओनर कौन है? पतंजलि। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जॉब वर्क। तो ये सब चीजें हम लोग हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं, सारी चीजें हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड होती है। तो ये कॉस्ट के इंक्लूजन हो गए कि इन चीजों को हम कॉस्ट में जोड़ते हैं, और भी चीजें आ सकती है, एनीथिंग कनेक्टेड टू प्रोडक्ट आ जाएगा। कल हम पता है क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कॉस्ट में नहीं जुड़ता। टुमारो विल डिस्कस व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स, जिन चीज को कस्टमर से कंपनी कभी भी नहीं लेती। मतलब आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में ये सब चीजें जुड़ी होगी, कल मैं वो बताऊंगा क्या क्या आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं जोड़ता कंपनी, कि यार ये चीज हम कस्टमर से नहीं ले सकते, ये चीज हम कस्टमर से नहीं ले सकते। वो पूरा डिस्कशन हम करेंगे कल। आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू गाइस, हम लोगों ने हमारा कॉस्ट का सिलेबस चालू कर दिया है, हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या जुड़ना है, और कॉस्टिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बहुत काम आ सकता है। मिलते हैं कल, आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म। थैंक यू।